4:30 वाली क्लास आज खराब हो गई थी क्योंकि बिजली और इंटरनेट नहीं था। अच्छा, रिफॉर्मेशन का हमने जो किया हुआ है वो आज बाकी कंप्लीट करेंगे। आई थिंक हम यहाँ पे थे। मुझे लगता है कि हम यहाँ पे थे बच्चों। ये पेज था। शुरू करते हैं। होक्स लॉ। होक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? होक्स लॉ यही होता है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फोर्स और एक्सटेंशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो रीड करते हैं। बेटा, होक्स लॉ कहाँ पे थे? कर नहीं लिया था? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चले, वो पार्ट आप खुद कंप्लीट कर लेंगे ना। अभी हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं, बाद में कर लेंगे वो भी। अच्छा, हुक्स लॉ। विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द फोर्स एंड द एक्सटेंशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है हुक्स लॉ का। ठीक है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि इफ यू पुल समथिंग देन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द फोर्स एंड एक्सटेंशन विल हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अली भाई, ग्रुप में लिंक भेज दिए। अच्छा, आपको मैं को होस्ट भी बना दूं ना। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे लिए तो बहुत शीट्स होती हैं हर वक्त। तुम्हें जो वेक्टर वाली दी थी वो कंप्लीट कर ली है? तो करके दो। अच्छा जी। विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द फोर्स एंड एक्सटेंशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके आगे देखते हैं। दिस इज हुक्स लॉ। इट ओनली होल्ड्स अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नॉट आफ्टर दैट। ये सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक अप्लाई होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। और ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? साथ लिख लो। ग्राफ का ग्रेडियंट होगा y ओवर x, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। ये कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया कॉपी यहां तक? तो ग्राफ का ग्रेडियंट होगा फोर्स ओवर एक्सटेंशन। तनशीद, कोई कंफ्यूजन इसमें? अली भाई, पार्टिसिपेंट्स में आईफोन के नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट आ रहे हैं ना, देखें जरा। अच्छा बच्चों, आगे। रीडिंग द ग्राफ। Because the line is straight and through the origin, the gradient is force over extension. पहला पार्ट। State Hooke's law in words. Include the condition under which it is true. लिखो, according to Hooke's law। अली भाई थोड़ा नजर रखिएगा। बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछना है तो पहले हैंड रेज करोगे, एकदम से नहीं पूछना। अकॉर्डिंग टू Hooke's law, force and extension। बेटा, माइक आप बंद कर लें। कासिम, तुम्हारा माइक ऑन हो गया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कासिम। No, sir. I thought my mic was muted. Sorry. अच्छा, अच्छा। अकॉर्डिंग टू Hooke's law, फोर्स एंड एक्सटेंशन हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आलियान, इसके आगे क्या लिखना है? हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एवरीवेयर या विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये होता है जी हुक्स लॉ। और ये कहता है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फोर्स और एक्सटेंशन का क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कॉपी हो जाए तो मुझे बता दो। लिख लिया बच्चों? आलियान, बी पार्ट जरा देखो। अ वायर ओबेज हुक्स लॉ। A force of 30 Newton produces an extension of 0.6 centimeter. Show that the ratio is 50, then predict the extension for a force of 45 Newton within the limit of proportionality. पहले तो आप ये प्रूव करो कि रेशो 50 है, जो कि बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो लिखो फोर्स ओवर एक्सटेंशन। फोर्स कितना बताई हुई है? फोर्स बताई हुई है 30 न्यूटन। और एक्सटेंशन कितना बताई हुई है? 0.6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 50 आ रहा है ना। और इसका यूनिट भी बताओ क्या आ जाएगा? न्यूटन
पर सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं 45 न्यूटन पे आपने एक्सटेंशन फाइंड करनी है। आलियान मेथड बताओ जल्दी से। F1/E1 इज इक्वल टू F2/E2। और ये बताओ कि ये फार्मूला क्यों अप्लाई हो रहा है, ये आमना बताएंगे। आमना आप बताओ, ये जो मैं फार्मूला लगा रहा हूं F1/E1 इज इक्वल टू F2/E2, ये क्यों अप्लाई हो रहा है बेटा? इज इट ऑलवेज एप्लीकेबल या देयर इज सम कंडीशन टू अप्लाई दिस? आलियान क्या कंडीशन है बेटा? हाँ, ये फार्मूला हर वक्त अप्लाई नहीं होता। इसके साथ लिख लो कि इज ओनली एप्लीकेबल। तनशीद क्या लिखना है इसके साथ? इज ओनली एप्लीकेबल विद इन, हाँ, विद इन limit of proportionality. It is only applicable within the limit of proportionality. अच्छा, रेशोज का ना एक रूल होता है, वो आपने याद भी रखना है। रेशोज में यूनिट सेम होते हैं, मतलब जो F1 का यूनिट वही F2 का यूनिट, जो E1 का यूनिट वही E2 का यूनिट। तनशीद मैंने क्या बोला है कि रेशोज के अंदर यूनिट सेम होते हैं। जो F1 का यूनिट होगा वही F2 का यूनिट होगा, जो E1 का यूनिट होगा वही E2 का यूनिट होगा। बच्चों, रेशोज के अंदर यूनिट क्या होते हैं? सेम। तो F1 30 न्यूटन। F1 कितना है बेटा? 30 न्यूटन। ये मैं नीचे करके लिख रहा हूं। F1 है 30 न्यूटन। बताओ E1 कितना है? 0.6 सेंटीमीटर। F2 कितना है? 45 न्यूटन। तो E2 इज टू बी कैलकुलेटेड। मेरा ख्याल है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। 45/E2 ये आ गया 50। ठीक है ना? तो E2 को अगर सब्जेक्ट बना दें तो E2 इज इक्वल टू 50/45/50। क्या आ जाएगा? 45/50। और 45/50 जो है वो 0.9 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9। इसका यूनिट बताओ? सेंटीमीटर। बताओ क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि 0.6 सेंटीमीटर था। तो यहां पे आ जाएगा 0.9 और यूनिट क्या हो जाएगा उसका? सेंटीमीटर। जो यूनिट पुट करेंगे वही वापस मिलेगा। अब सी पार्ट का जरा आंसर चेक करो। सी पार्ट का आंसर है एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दैट कर्व्स अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन नो लॉन्गर ओबेज हुक्स लॉ इन द कर्व रीजन। वो कह रहे हैं कि जब ग्राफ कर्व्ड हो जाता है तो हुक्स लॉ ओबे क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्व का मतलब है कि इट्स नो मोर अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कर्व का क्या मतलब होता है? जी जी आप बताएं। सर दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू KX। वो भी कर सकते हैं, उससे यही आंसर आएगा। फर्ज करें ये जो बच्चा कह रहा है ना कि दूसरा फार्मूला यूज करें, वो भी कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे ना F इज इक्वल टू KX, बेटा जो आप बात कह रही हैं, तो उस केस में F की जगह आ जाएगा 45, K की जगह आ जाएगा 50 और X हमने फाइंड करना है तो X आ जाएगा फिर 45/50। एंड आई थिंक दिस वाज द इजियर वन, है ना? फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात? इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कर्व रीजन के अंदर हुक्स लॉ ओबे क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्व रीजन के अंदर फोर्स और एक्सटेंशन का रेशो सेम नहीं रहता। जहां तक स्ट्रेट लाइन होती है वहां तक रेशो सेम होता है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि इन द कर्व रीजन ऑफ द ग्राफ, इन द कर्व्ड, इन द कर्व्ड रीजन। सवाल ये कि कर्व रीजन में हुक्स लॉ अप्लाई क्यों नहीं होता? इन द कर्व रीजन ऑफ द ग्राफ the ratio force over extension will not be same. The ratio force over extension will be same या will not be same? Will not be same. Gradient change हो जाता है। समझ आ गई ये बात या है कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, अब जो आप बात कह रही थी वो अगला टॉपिक है हुक्स कांस्टेंट। हुक्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हुक्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है? के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ क्या है? The ratio of force to extension is called Hooke's constant, or it is also called spring constant.
गिवन द सिंबल के। समझ आ गई बात? अगर हम फोर्स और एक्सटेंशन को डिवाइड करते हैं तो वो के होता है। तो के किसके इक्वल होता है? के इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। के का यूनिट क्या हो सकता है? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर, या फिर न्यूटन पर मिलीमीटर। के बताता क्या है? के बताता है कोई वायर कितना स्टिफ है, कितना डिफिकल्ट टू एक्सटेंड है। जितना कोई वायर डिफिकल्ट टू एक्सटेंड होगी उतना उसका के क्या होगा? हायर होगा। आप इसको यूं समझें, फर्ज करें आपके पास दो स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग है ये वाला और एक स्प्रिंग है ये वाला। प्राचा भाई देख के, आलियान अगर देख के सिर्फ डिसाइड करें, सिर्फ देख के, तो क्या लग रहा है इनमें से, दोनों में से हार्ड स्प्रिंग कौन सा है? राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट वाला। के किसका हाई होगा, किसका लो होगा? तो लेफ्ट साइड पे लिखो लो के और इस पे लिखो हाई के। अब आपको के का मतलब समझ आ गया? के बताता है कोई चीज कितना हार्ड होगी, किसी चीज को खींचना कितना मुश्किल होगा। के को आप सिंपली समझ लो कि ये बताता है किसी चीज को खींचना कितना मुश्किल होगा। जिस चीज का के हाई होगा उसको खींचना क्या होगा? ज्यादा डिफिकल्ट होगा। डन? तो जो भी चीज ज्यादा स्टिफ होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसका के क्या होगा? ज्यादा हाई होगा। बेटा बात समझ आ गई? कोई चीज जितना स्टिफ या स्ट्रांग होगी उसका के क्या होगा? उतना हाई होगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी के का यूनिट क्या होगा? के का फॉर्मूला क्या है? फोर्स ओवर एक्सटेंशन। उसने एक्सटेंशन को लेंथ लिख दिया है। एक्सटेंशन भी तो लेंथ ही होती है ना। तो उस हिसाब से यूनिट क्या हो सकता है? न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मिलीमीटर। यानी कि फोर्स का यूनिट डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लार्ज के का क्या मतलब है? अ लार्ज के मींस द वायर इज स्टिफ, हार्ड टू एक्सटेंड। अ स्मॉल के मींस वायर इज इजी टू एक्सटेंड या इजी टू स्ट्रेच। बात समझ आ गई? अगर के होगा बड़ा तो हार्ड टू स्ट्रेच, के होगा छोटा तो इजी टू स्ट्रेच। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। Define spring constant in words and give a possible unit. Ratio, क्या लिखेंगे? रेशो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन। और पॉसिबल यूनिट क्या बताएंगे? पॉसिबल यूनिट अगर ज्यादा सारे हैं तो ज्यादा सारे लिख लो, जो आपको आते हैं वो सारे लिख लो। पॉसिबल यूनिट कैन बी, यू कैन राइट न्यूटन पर मीटर, you can write Newton per centimeter, you can write Newton per millimeter, any of them। ठीक है। इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं, सारे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब वो अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, अ वायर एक्सटेंड्स बाय 0.5 सेंटीमीटर with a force of 25 Newton within the limit of proportionality, spring constant in Newton per centimeter। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो K will be 25 न्यूटन ओवर 0.5 सेंटीमीटर। तो आंसर 50 आ रहा है, बताओ जरा। तो 50 और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने 50 लिख दिया और यूनिट हो गया न्यूटन पर सेंटीमीटर। आलियान ठीक है? उमर, नेक्स्ट वन। A spring A has a spring constant of 8 Newton per centimeter. Spring B has a spring constant of 20 Newton per centimeter. Which spring is harder to stretch? Explain your answer in one sentence. हाँ जी, क्या कहते हो बेटा? ए और बी में से कौन ज्यादा हार्डर है? आलियान बी। वजह बताओ। बिकॉज इट्स के इज हायर। तो ए नीड्स 8 न्यूटन फॉर एक्सटेंशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, बी नीड्स 20 न्यूटन फॉर एक्सटेंशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि बी इज हार्डर एंड डिफिकल्ट, harder and difficult to stretch, difficult to stretch since its k is high या low? हाई, क्योंकि इसका k हाई है। आलियान क्लियर?
अच्छा, अब हम चले जाते हैं आगे। अब जरा डी पार्ट देखो, अगर यहां तक हो गया। डी पार्ट है जी, a spring has K 4 Newton per millimeter. Convert this value into Newton per centimeter. आपने खुद करना है। अब देखो, 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 1 मिलीमीटर है, या अदर वे अराउंड भी कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर is 1/10 centimeter. 1 millimeter has 0.1 सेंटीमीटर। तो 4 न्यूटन पर मिलीमीटर, 4 न्यूटन पर 0.1 सेंटीमीटर। देखो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 4/0.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर। 4/0.1 होता है 40, तो 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर। आलियान क्लियर? आगे समझ? ठीक है। मुहिब, उमर, ठीक है। आलियान कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? देखो 1 मिलीमीटर में होते हैं 0.1 सेंटीमीटर, वो पुट करके सॉल्व कर दिया। बेटा आगे समझ? अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे चले जाओ। द प्रोपोर्शनैलिटी मेथड, यानी कि F1/E1, F2 और E2, ये हम कब अप्लाई करेंगे? Within the limit of proportionality, force over extension is constant. So for any two loads on the same wire, ये same wire important है, this equation can be applied, लेकिन हर जगह पे या सिर्फ within the limit of proportionality? साथ लिख लो कि this is only applicable within the limit of proportionality, not everywhere. We can apply this only within the limit of proportionality. अच्छा, अब this method is only valid within the limit of proportionality. Before using it, check the force. Force should be below the limit. ठीक है, तो अप्लाई होगा। above the limit है तो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखो। A wire has force 40 Newton giving extension 2 centimeter within its limit of proportionality. The limit of proportionality is between 55 and 75. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एग्जैक्ट नहीं बताई हुई, कहां पे? 55 और 75 के बीच में है। ठीक है, 75 के बाद अप्लाई नहीं हो रही, 55 से पहले अप्लाई हो रही है, बीच में हमें कुछ नहीं पता। ओरिजिनल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एक्सटेंशन एट 37 न्यूटन। फर्स्ट स्टेट व्हाई इज दिस मेथड अलाउड एट दिस फोर्स। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि, हाँ तो लिखो, वी कैन फाइंड एक्सटेंशन, we can find extension at 37 Newton since, उमर since के आगे क्या लिखेंगे? Since 37 Newton is smaller than, since 37 Newton is smaller than 55 Newton, क्योंकि हम श्योर तो 55 तक है ना। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ कि रेशो क्या बनेगा? 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय, बताओ कौन सी? हाँ, ये लाइन ये है कि उसने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बताई हुई है? उसने कहा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज बिटवीन 55 एंड 75। तो 55 तक रेशो अप्लाई होगा, उसके बाद अप्लाई होगा या नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर। सो 37 न्यूटन 55 न्यूटन से बड़ी फोर्स है या छोटी फोर्स है? छोटी फोर्स है। 55 से किसी भी छोटी फोर्स पे हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, 55 से बड़ी फोर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। बच्चों, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहां पे आ रहा है? 55, मतलब जो पॉइंट हमें दिया हुआ 55 है। 55 से छोटी फोर्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्यों अप्लाई हो सकता है? वी कैन फाइंड एक्सटेंशन एट 37 सिंस 37 इज स्मॉलर देन 55 न्यूटन, क्योंकि 55 न्यूटन तक हम श्योर हैं। अब समझ आ गई बात? अच्छा, अब इक्वेशन क्या बनेगी? जी बेटा आप बताओ।
55 is not the limit of proportionality, but we know that के limit of proportionality is above 55. अच्छा बच्चों ये बताओ 55 न्यूटन is the limit of proportionality या ये वो पॉइंट है जिससे limit of proportionality above है? हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि 55 से ऊपर ऊपर है, तो कम से कम 55 तक तो अप्लाई हो रहा है ना। हो सकता है 60 तक अप्लाई हो सकता है 65 तक अप्लाई हो। देखो ये यूं है, 55 तक पक्का अप्लाई होगा, 75 के बाद पक्का अप्लाई नहीं होगा, 55 और 75 के बीच में हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 55 तक तो पक्का अप्लाई होगा ना। लेकिन तनशीद 55 न्यूटन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 55 और 75 के बीच में है, कहा हुआ है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि हमें दिया हुआ क्या है। ये F1 हो गया, तनशीद कंफ्यूज तो नहीं हुए ना। अच्छा, ये F1 हो गया, ये E1 हो गया, तो 40 न्यूटन F1। E1 कितना हो गया? E1 हो गया 2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड किस पे करना है? 37 पे। और E2 जो है वो हमने फाइंड करना है। बेटा कंफ्यूजन है या आ गई समझ? के वाले मेथड से भी कर सकते हैं, आप के वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व कर दो। 20 इज इक्वल टू 37 ओवर E2, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 टाइम्स E2 इज इक्वल टू 37 टाइम्स 2। तो E2 is 37 into 2, that will become 74, डिवाइड हो जाएगा 40 के साथ। सर बताओ क्या आंसर 1.7 समथिंग। 1.87 और सेंटीमीटर ना, क्योंकि हमने यूनिट सेंटीमीटर पुट किया था तो हमें सेंटीमीटर वापस मिलेगा। तो 1.87 और यूनिट हो Sir, गया। that's 1.85, not 1.87. चलो जो आंसर आ रहा है वो लिख लो। आर्यन हो गया। अच्छा, अब बी पार्ट देखो जरा। यूजिंग योर आंसर टू ए फाइंड द एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द वायर एट अ फोर्स ऑफ 37 न्यूटन। ये आप खुद करेंगे। हाँ जी, तो एक्सटेंडेड लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, पता है ना क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ विल बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस, अगर हम ओरिजिनल लेंथ में एक्सटेंशन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी एक्सटेंडेड लेंथ। तो एक्सटेंडेड लेंथ L इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ L नॉट प्लस एक्सटेंशन E। ऊपर से देखो ओरिजिनल लेंथ कितना गिवन है? 12 गिवन है या नहीं है गिवन? 12 सेंटीमीटर। तो पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर और उसके अंदर एक्सटेंशन ऐड कर देंगे। 12 प्लस 1.87 क्या बन जाएगा? 13.87 और यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक, आगे चले गए। The extended length of the wire is measured as 12.6 centimeter. Find the force that can produce this extension. Comment on the accuracy of your answer. Accuracy का मतलब होता है कि आप ये बताओ कि आपका आंसर ठीक क्यों है। जो आखिरी सेंटेंस का हुआ है ना, कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ योर आंसर, इसका मतलब है कि आप बताओ कि आपका आंसर अगर ठीक है तो क्यों ठीक है। ये करो, आप खुद करो, मैं वेट कर रहा हूं। सी पार्ट आप खुद करो बेटा, ये सी पार्ट खुद करो, पेज निकाला हुआ है ना। सी पार्ट खुद करो, कासिम सी पार्ट खुद करना है। अब्दुल अहद सी पार्ट डिसाइड करो खुद। जिसका हो जाए वो बच्चा हैंड रेज करेगा। भाई तुम्हारा हैंड अभी रेज हुआ नहीं है, तुम तो बड़े तेज बच्चे हो गया। और बताओ तुम्हारा आंसर ठीक क्यों है?
क्योंकि तुम्हारी जो वैल्यू है वो 55 न्यूटन से छोटी है, क्योंकि तुम्हारा जो फोर्स है वो विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। दैट्स व्हाई द मेथड दैट यू यूज्ड इज एप्लीकेबल। समझ आ गई बात? जब आपका आंसर आ जाएगा आप देखेंगे 55 से अगर कम है तो आप कहेंगे क्योंकि हमारा आंसर 55 से कम है इसलिए हमारा आंसर ठीक है। समझ आ रही है मैं क्या बात कह रहा हूं? अगर आंसर 55 से बड़ा होता फिर आप कहते हैं हम डाउटफुल हैं। 55 टू 75 आप कहते हैं डाउटफुल हैं, और 75 से बड़ा होता तो आप कहते हैं इनकरेक्ट है। मैं यूं कह रहा हूं आपका आंसर 55 से छोटा है तो आप कहेंगे आवर आंसर इज करेक्ट। 55 टू 75 डाउटफुल, 75 से बड़ा होगा तो इनकरेक्ट। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं, यूं करते हैं। जो एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है वो क्या है? F1 और E1। F1 है 40 न्यूटन बेटा, 1 सेकेंड सिर्फ, और E1 कितना है? 2 सेंटीमीटर। सही हो गया। अब जो आपको एक्सटेंडेड लेंथ गिवन है वो है 12.6। एक्सटेंशन इज इक्वल टू एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ? तो इसको हम E2 कह देंगे ना। तो E2 इज इक्वल टू एक्सटेंडेड लेंथ 12.6, ओरिजिनल लेंथ ऊपर दी हुई है, कितना दी हुई है? 12, तो कितना आ गया? 0.6 सेंटीमीटर। F2 टू बी कैलकुलेटेड। तो F2 ओवर E2 इज इक्वल टू F1 ओवर E1। ऑर्डर मैटर नहीं करता। अच्छा, अगर कोई बंदा इसी फॉर्मूले को उल्टा करके लिख दे, वैसे मैं पूछ रहा हूं, जैसे अगर कोई बंदा E2 ऊपर लिख दे, E2 ओवर F2 इज इक्वल टू E1 ओवर F1, बताओ करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? ये बेटा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मैथ्स का रूल होता है, सीख लो, अगर A ओवर B इक्वल होगा C ओवर D के, आप दोनों साइड्स को अगर उलट कर दो तो आंसर ठीक रहता है। मैं कह रहा हूं A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। अगर आप इसको लिख दो B ओवर A इज इक्वल टू D ओवर C, तो फिर भी ये करेक्ट ही होगा ना। इक्वेशन के दोनों साइड्स को आप उलट कर सकते हैं। समझ आ गई बात? इक्वेशन अगर है ना फ्रैक्शंस में, तो दोनों साइड्स को उलट कर सकते हैं। तो E2 ओवर F2 भी लिख सकते हैं। तो देखो F2 हमारे पास है कितना? F2 तो फाइंड करना है ना। E1, F2 ओवर E2 हो गया 0.6, F1 हो गया 40 न्यूटन, E1 हो गया 2 सेंटीमीटर, 0.6 भी सेंटीमीटर में, तो F2 विल बिकम 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6। मुझे लग रहा है कि 12 आ रहा है शायद, 1.2 या 12, 12, 12 न्यूटन। अब मुझे बताओ, 12. अच्छा अब मुझे बताओ कि आपको क्यों लगता है कि आपका आंसर करेक्ट है? बिकॉज सिंस 12 न्यूटन इज स्मॉलर देन since 12 Newton is smaller than 55 Newton and, अच्छा अब एंड के बाद क्या लिखना है? एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज एट 55 या इज ग्रेटर देन 55? ग्रेटर देन। हमें ये तो पता है ना कि 55 से बड़ी है, ठीक है। तो 12 न्यूटन इज स्मॉलर देन 55 न्यूटन एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी is greater than 55, so 12 न्यूटन इज, ये आखिरी सेंटेंस लिख देते तो पूरे नंबर मिल जाने थे, ये लंबी कहानी ना भी लिखते। सो 12 न्यूटन इज विद इन दी सो 12 न्यूटन इज विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमारा आंसर करेक्ट क्यों है? क्योंकि 12 न्यूटन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सो वी कैन अप्लाई द इक्वेशन। डी पार्ट का आंसर आप खुद लिखें, डी पार्ट का आंसर आप खुद लिखो। डी लिख लिया है ना? डी पार्ट का आंसर लिखो बच्चों। मुझे आमना बताएंगे, आमना क्या आंसर है डी पार्ट का? हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज लोअर देन 75 न्यूटन। देखो इतना तो पता है ना कि 50, ये नहीं पता कितना है, लेकिन ये तो पता है कि 75 से कम है।
सिंस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज स्मॉलर देन 75 न्यूटन, कहां पे बताया हुआ है? 55 टू 75। सिंस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज स्मॉलर देन 75 न्यूटन, 80 न्यूटन इज आउटसाइड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझ आ गई बात? तो 80 न्यूटन पे प्रोपोर्शनैलिटी मेथड क्यों अप्लाई नहीं हो सकता? क्योंकि 80 न्यूटन इज आउटसाइड 80 Newton is outside limit of proportionality, since limit of proportionality since limit of proportionality is below is below 75 Newton। अब आप ये टेबल देखें जरा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज बिटवीन 55 टू 75। कंप्लीट द टेबल। ये फार्मूला यूज होगा या नहीं होगा? 12 न्यूटन पे क्या कहते हैं? यस। 18 न्यूटन पे, 33 पे, 46 पे, 70 पे, नो लिखोगे नंबर कट जाएगा। मे बी क्या लिखेंगे? 70 पे मे बी। और अगर उसने एक ऑप्शन दिया होता 90 का, उस पे क्या लिखते हैं? नो। जहां पे हम श्योर है वहां पे यस और नो, और जहां पे डाउटफुल जगह है वहां पे हम क्या लिखेंगे? मे बी या अनप्रेडिक्टेबल। कर दिया फिल? तो ये फॉर्मूला सिर्फ कहां तक अप्लाई होगा? विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आउटसाइड अप्लाई नहीं होगा। आगे चले गए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है जी, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द वायर विल बिकम हार्डर और सॉफ्टर। मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूं, याद रख लो। यहां पे एक काम करो, ग्राफ बनाओ, छोटे छोटे बनाने हैं। ये फोर्स और ये एक्सटेंशन, आपने यहां पे ग्राफ बनाना है। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बाद ना एक्सटेंशन के टूवर्ड्स बेंड करा दो। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ये वायर सॉफ्टर हो गई है, इजी टू एक्सटेंड हो गई है। इफ द ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस, द वायर हैज बिकम सॉफ्टर एंड इजियर टू एक्सटेंड। ठीक है, लिख भी देते हैं। देखो ये पॉइंट क्या हो गया? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये पॉइंट क्या हो गया? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हार्डर हो गया या सॉफ्टर हो गया है? तो हम इसमें लिखेंगे कि सिंस द ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स एक्सटेंशन या फोर्स एक्सिस, हाँ, सिंस द ग्राफ इज बेंडिंग, लिख भी लो, since the graph is bending towards the extension axis after limit of proportionality, so after limit of proportionality it has become softer या easier to extend, softer या easier to extend। समझ आ गई बात? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद सॉफ्टर या इजियर टू एक्सटेंड हो गई है। अब इतनी लंबी कहानी नहीं लिखेंगे, सिर्फ सॉफ्टर या हार्डर लिखेंगे। ये फोर्स, ये एक्सटेंशन। आलियान अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बाद फोर्स के टुवर्ड्स चला जाएगा, फिर ये वायर यहां पे हार्डर हो गई है, डिफिकल्ट टू एक्सटेंड। यानी कि इट नीड्स मोर फोर्स फॉर द सेम एक्सटेंशन, इट नीड्स मोर फोर्स फॉर द सेम एक्सटेंशन, या विद द सेम फोर्स इट विल हैव लेस एक्सटेंशन। याद रह जाएगा? अब तनशीद एक बार बोलो जरा, अगर एक्सटेंशन के टुवर्ड्स बेंड करेगी तो सॉफ्टर, फोर्स के टुवर्ड्स बेंड करेगी तो हार्डर। हार्डर का मतलब क्या हुआ? मोर फोर्स फॉर द सेम एक्सटेंशन। सॉफ्टर का क्या मतलब हुआ? लेस फोर्स फॉर द सेम एक्सटेंशन। ठीक, अब हम रीड करते हैं सारी बात और थोड़ा तेज तेज। फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, हाँ जी हाँ जी, ये लो। ये हमारा डिफॉर्मेशन हो गया खत्म। और आज मैं इसकी जो वर्कशीट्स हैं आईजी और जीसीएससी की,
ग्रुप में भेज दूंगा, उनके वीडियोस अभी भेजने मैंने। अच्छा अब ये जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया। अब हमने मोमेंटम शुरू करना है, मंडे से हमारा होगा मोमेंटम, और नेक्स्ट वीक वीक में हमने खत्म करना है मोमेंटम, प्रेशर और वर्क एनर्जी पावर। ये तीनों टॉपिक हम खत्म करेंगे नेक्स्ट वीक में। अच्छा अब देखें, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, इसको के कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? इसको के कहते हैं। मींस same as force over extension is, it tells you how much force is needed for each centimeter of stretch before the limit of proportionality. Before the limit of proportionality क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन कांस्टेंट होता है, पता है ना? बिफोर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, इस फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन को हम के भी कह सकते हैं ना। ये के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आगे चले जाओ। आफ्टर द लिमिट फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन चेंजेस, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब होगा इजी टू एक्सटेंड, हार्ड का मतलब होगा डिफिकल्ट टू एक्सटेंड। ये सारी बात हमने यहां पे लिख दी। अब ये देखो, ये ग्राफ किस तरफ बेंड कर रहा है? एक्सटेंशन के टुवर्ड्स या फोर्स के टुवर्ड्स? मैं एक ही बात कर रहा हूं। ग्राफ ए जो है किसकी तरफ बेंड कर रहा है? एक्सटेंशन के टुवर्ड्स। तो क्या हो गया? इजी टू एक्सटेंड, force per unit extension has become lower. K after L has become smaller या larger? Has become smaller, इसका K छोटा हो गया है, ठीक है। बी का बताओ, बी में उम्र किस तरफ जा रहा है? फोर्स के टूवर्ड्स ना। तो बी में क्या लिखेंगे? डिफिकल्ट टू एक्सटेंड या हार्डर? डिफिकल्ट टू एक्सटेंड। तो हम कहेंगे कि आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आलियान सेंटेंस कंप्लीट करवाओ। आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के हैज बिकम लार्जर या हायर? के हैज बिकम लार्जर, सो द extension has become easier या difficult? So extension has become difficult. तो extension जो है वो क्या हो गई है? difficult हो गई। डन। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका हमने करना है मिलके आंसर। हाँ हाँ, नहीं ए में ना देखो, यहां पे इसके बाद के जो है वो स्मॉल हो गया, तो हमने स्मॉल ही लिखा है ना। अच्छा अच्छा, उस एग्जामिनर वो जज नहीं कर सकता, उसके नंबर नहीं कटेंगे। आप के किस तरह लिखते हैं? कुछ लेटर होते हैं जो एग्जामिनर जज नहीं कर सकता, जैसे ओ या के, कुछ लेटर्स को जज नहीं करते। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। एक्सप्लेन व्हाट फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन मींस एंड स्टेट वेदर इट इज कांस्टेंट बिफोर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन क्या होता है और ये कांस्टेंट होता है या नहीं होता। तो ये तो सिंपल बात कह रहा है। देखो, इट इज हुक्स कांस्टेंट, इट इज हुक्स कांस्टेंट, और यही कहते हैं ना इसको, इट इज हुक्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। और दूसरे दूसरे पार्ट का क्या आंसर होगा? यस, यस इट इज कांस्टेंट बिफोर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बी और सी पार्ट का आंसर खुद करो जल्दी से। बी और सी पार्ट का आंसर खुद करो। बेटा बी और सी पार्ट का आंसर खुद करना है और जल्दी से करना है। After limit of proportionality, a wire becomes easier to extend. State what happens to its force per unit extension, whether it has become softer or harder. It has become softer, or K has become larger या smaller? Smaller. अच्छा बच्चों अगला पार्ट देखो। A wire has these ratios. Before L it's 20, after L it's 12. सॉफ्टर हो गई है या हार्डर हो गई है? सॉफ्टर हो गई है, ठीक है। अब आगे चले गए। अब ये एक क्वेश्चन है जो हम देखते हैं कि क्या कहा हुआ है।
ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपने एज अ होमवर्क भी करने हैं और कुछ अभी हम कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, रीडिंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ऑन एनी डिफॉर्मेशन ग्राफ, straight part is the Hooke's region. L is the limit of proportionality. Before L, the graph is straight line. And after L, the graph can bend towards the extension axis or towards the force axis. What happened to the wire after the limit of proportionality? बस उसके ऊपर ही लिख दो, सॉफ्टर हो गई है या हार्डर हो गई है? हार्डर। पता है क्यों? एक्सिस चेंज हुआ हुआ है बेटा, एक्सिस चेंज हुआ हुआ है, देखो जरा, फोर्स एक्स पे चला गया है, तो क्या हो गई है, हार्डर या सॉफ्टर? हार्डर हो गई है। अच्छा, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये जरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द एक्सिस बिलो स्केच अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अच्छा, बाकी क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क कर लेंगे, अभी आप भाग